हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बच्चों, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर की। इसके पहले की वीडियो में हम अब तक 11 वायरल डिजीजेस की बात कर चुके हैं। हमने शुरुआत की व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीजेज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज, ठीक है। और उसके बाद हमने वायरल डिजीजेज स्टार्ट की, जिसमें आज हम एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज की बात करने वाले हैं और आप सभी ने उस डिजीज का नाम सुना है, वो है एड्स। तो चलिए आज हम पूरी एड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, हर एक पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफ़र एड्स। हम सबसे पहले बात करते हैं एड्स क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज ए डेडली डिजीज कॉज्ड बाय एचआईवी। एचआईवी वायरस का नाम आप सबने सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से जो डिजीज होती है उसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, विच माउंट्स ए डायरेक्ट अटैक ऑन ऑल सेल्स दैट हैव ए स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड CD4 ऑन देयर सरफेस। इसका मतलब CD4 रिसेप्टर बियरिंग सेल्स को अफेक्ट करता है। कौन? HIV। HIV जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ऐसी सेल्स को अफेक्ट करता है जिसमें CD4 रिसेप्टर होते हैं। CD4 में CD वर्ड का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर या कॉलोनी ऑफ डिफरेंशिएशन। और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं CD4। CD4 एंड CD8 दो तरह के रिसेप्टर्स हमारी कुछ सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। उनमें से HIV ऐसी सेल्स को अफेक्ट करता है जो CD4 रिसेप्टर्स रखती है। Means HIV mainly affect the CD4 receptor bearing cells, and CD4 is found on a class of lymphocyte cells called T4 cells, या फिर हम बोल सकते हैं T helper cells। और T4 cells में आती हैं T helper cells, which is why HIV destroy the body population of T helper cell। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर CD4 receptor bearing T helper cells का नंबर डाउन कर देता है HIV। वापस बोलता हूँ, क्या बोला जा रहा है? HIV जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये उन सेल्स को अफेक्ट करता है जो CD4 रिसेप्टर बियरिंग सेल्स होती हैं। और CD4 रिसेप्टर बियरिंग सेल्स जो होती हैं उन CD4 रिसेप्टर बियरिंग सेल्स पर अटैक करता है, जो मेनली CD4 रिसेप्टर मिलते हैं लिम्फोसाइट सेल पर। जिन लिम्फोसाइट सेल पर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं T4 सेल्स। एंड T4 सेल्स में इंक्लूड होती हैं T हेल्पर, T किलर, T सप्रेसर में से T हेल्पर सेल। इसीलिए याद रखें कि HIV वायरस हमारी बॉडी में T लिम्फोसाइट में T हेल्पर सेल का नंबर क्या कर देता है? कम कर देता है। CD4 रिसेप्टर ऑल्सो फाउंड ऑन मैक्रोफेज सरफेस। मैक्रोफेज की सरफेस पर भी होते हैं, इसीलिए जो HIV है मैक्रोफेज को भी इन्फेक्ट करता है। तो याद रखें, जब HIV हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो सबसे पहले CD4 रिसेप्टर रखने वाली मैक्रोफेजेस में एंटर करता है और साइमल्टेनियसली HIV T हेल्पर सेल्स में भी एंटर करता है। Much of the HIV transmission from one individual to another is thought to occur within a macrophage passed as part of body fluid। बॉडी फ्लूइड से होता हुआ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन होता है। और देखते हैं कि मैक्रोफेजेस के साथ ये क्या करता है। अगर हम बात करें, मैक्रोफेज HIV फैक्ट्री की तरह काम करती है। होता क्या है, जब भी HIV हमारी बॉडी में एंटर करता है, आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से एंटर करता है, तो मैक्रोफेजेस का काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। तो वो फैगोसाइटोसिस के लिए HIV को एंगल्फ तो करती है, लेकिन उल्टा हो जाता है कि HIV का नंबर मैक्रोफेजेस के अंदर बढ़ने लगता है। तो जो मैक्रोफेज का काम था किसी पैथोजन का फैगोसाइटोसिस करना, वो मैक्रोफेज उल्टा HIV फैक्ट्री की तरफ वर्क करने लगती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मैक्रोफेजेस वर्क एज ए HIV फैक्ट्री। ए सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ एड्स include anyone infected with, क्या होगी? Includes anyone infected with HIV and having a T4 lymphocyte count under 200 per mm³ of blood। नॉर्मल T4 काउंट जो होता है वो होता है 1200 per mm³ of blood। आपके 1 mm³ ब्लड में 1200 T4 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन HIV के केस में मैंने बताया कि CD4 रिसेप्टर बियरिंग T4 सेल और T हेल्पर सेल्स को HIV इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनका नंबर 200 पर mm³ या उससे भी कम रह जाता है। और इतना नंबर कम रह जाएगा तो उसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं क्या? एड्स। ठीक है, चलिए। तो ये तो एड्स के बारे में मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बात कर ली है। हम इन सारी बातों को वापस से डिटेल में करेंगे, लेकिन आगे तो हम सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं कि एड्स की हिस्ट्री क्या है। एड्स का फर्स्ट केस जो है जून 1981 में रिकॉग्नाइज किया गया सबसे पहले USA में। क्या लिखा है? एड्स वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन जून
1981 as a result of reports from the Los Angeles area, USA, to the Center for Disease Control and Prevention (CDC) of several cases of a very rare type of pneumonia caused by a fungus. ठीक है, फंगस से होने वाले निमोनिया के केसेस भी आए, लेकिन साथ जब वो केसेस आए तो उन केसेस के बीच में हमें एक नया केस मिला, वो था एड्स। द अमेरिकन्स, जिन अमेरिकन्स ने इस डिजीज का नाम, इसके कॉजेटिव एजेंट को बोला HCLV3, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3। माना जाता था कि ये डिजीज़ जो है वो सबसे पहले गे में होती है, क्योंकि सबसे पहले 1981 में जिन 5 होमोसेक्सुअल्स के अंदर डिजीज़ को देखा गया वो ड्रग एडिक्ट थे और होमोसेक्सुअल्स थे, इसलिए इस डिजीज़ को पहले, एड्स को पहले GRID बोलते थे, गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी। ये यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सबसे पहले 1981 में 5 होमोसेक्सुअल्स और ड्रग एडिक्ट्स में इस डिजीज़ को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया USA में, और ये होमोसेक्सुअल और ड्रग एडिक्ट में होने वाली डिजीज़ माना गया इसे, और इस डिजीज़ का नाम कहा गया GRID, गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी। लेकिन बाद में अमेरिकन्स ने इसके लिए दूसरा नाम रखा HCLV3, जिसको बोला गया ह्यूमन सेल या T सेल बोलने ज़्यादा सही है, ह्यूमन T सेल ल्यूकेमिया वायरस स्ट्रेन नंबर 3। बाद में 1986 में इंटरनेशनल वायरस कमेटी ने इसका नाम चेंज करके रखा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो आज भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, HIV। ठीक है, 2 तरह के HIV हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है HIV1 और एक होता है HIV2। इनमें से याद रखें HIV1 सबसे कॉमन होता है जो एड्स से रिलेटेड होता है। क्या लिखा, दे आर 2 टाइप ऑफ HIV, नेमली HIV1 एंड HIV2। द मोस्ट कॉमन वायरस करेंटली एसोसिएटेड विद एड्स इज HIV1। सबसे कॉमन जो होता है दोनों में वो होता है HIV1। HIV2 हमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलता है। A virus found in the blood of wild African green monkey called the simian immunodeficiency virus is similar to HIV। मतलब ये माना गया है, अभी तक हमें इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन माना गया है कि मंकीज़ में एड्स जैसी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक वायरस जिसका नाम होता है सिमियन। सिमियन वर्ड आता है मंकीज़ के लिए, एप्स के लिए, ह्यूमन के लिए। ठीक है, तो सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस SIV जो है वो वेस्टर्न अफ्रीकन ग्रीन मंकीज़ में मिला और उनके अंदर कर रहा था इम्यूनोडेफिशिएंसी। और ये SIV जो होता है वो सिमिलर होता है HIV के, और HIV की ही म्यूटेंट फॉर्म होती है, HIV2 की म्यूटेंट फॉर्म होती है HIV1। इसका मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि SIV की म्यूटेंट फॉर्म जो है वो ह्यूमन के अंदर एड्स करती है, जबकि SIV इम्यूनोडेफिशिएंसी प्रोड्यूस करता है मंकीज़ में, वो भी कौन से मंकीज़ में, वाइल्ड अफ्रीकन ग्रीन मंकीज़ के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या बात की, एक बार फिर से देखते हैं। हमने सबसे पहले एड्स क्या है उसके बारे में बात की। एड्स हमारी कौन सी सेल्स को CD4 रिसेप्टर बियरिंग T4 सेल और T हेल्पर सेल्स का नंबर कम करता है, उसकी बात की। और फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस HIV फैक्ट्री की तरह काम करती है, इसकी बात की और समझेंगे। और एड्स की हिस्ट्री की बात की, पता चला 2 तरह के HIV हैं, HIV1, HIV2। उनमें से HIV1 ज़्यादा कॉमन है, HIV2 SIV जैसा होता है जो वाइल्ड अफ्रीकन मंकीज़ में हमें इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। याद रखें HIV जो है वो आइकोसाहेड्रल शेप होता है। आइकोसाहेड्रल शेप का मतलब होता है बच्चों ऐसी चीज जिसके 20 फेसेस हों। तो इसका मतलब HIV के कितने फेस होते हैं, 20 फेसेस होते हैं। तो 20 फेस रखने वाला होता है HIV, और 20 फेसेस HIV जो होता है आइकोसाहेड्रल शेप भी बोला जाता है इसे। आइकोसाहेड्रल शेप आप देख सकते हैं, इससे डायग्राम में आपको बहुत सारे फेस दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही पीछे की तरफ भी होंगे। ऐसे HIV के बहुत सारे फेसेस होते हैं, और आप देख सकते हैं HIV के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर लगी हुई हैं। अभी बात करते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है। लेकिन इस HIV के अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ भी हमें एक कैप्सिड दिखता है, अंदर की तरफ भी एक एनवलप दिखता है, प्रोटीन का बना हुआ कवरिंग दिखती है, और उसके अंदर होता है HIV का जेनेटिक मटेरियल, जो अभी हम बात करेंगे क्या है। लेकिन अगर हम बात करें HIV के पास, HIV में अगर हम बात करें कि एक आइकोसाहेड्रल शेप होता है जिसके ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई होती हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं HIV की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं हम।
HIV को अगर मैं ऐसे राउंडेड फॉर्म में देखूं तो HIV की सरफेस पर, ये जो सरफेस पर लगी हुई स्ट्रक्चर थी, ये देखिए रेड कलर की स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। और ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स जो होती हैं, इनके अंदर कौन से टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स में होता है GP120। कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन होता है बच्चों? GP120 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। जबकि ये पीछे की तरफ जो हैंडल दिख रहा है इस स्पाइक का, इस पीछे वाले हैंडल के लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चों पेडिकल। ठीक है, क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? पेडिकल, या फिर हम इसे बोल देते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन का पेडिकल है, पीछे का हैंडल है, इस हैंडल के अंदर होता है GP41 ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स के अंदर तो होता है GP120 ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर हम बात करें इस पेडिकल, ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल जो होता है, उसके अंदर होता है कौन सा? GP41 ग्लाइकोप्रोटीन। थोड़ा बहुत GP160 भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सरफेस पर देखेंगे तो ये पूरा एनवलप दिख रहा है आपको, और ये लिपिड का जो एनवलप है, इसके अंदर होता है प्रोटीन कोर। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन कोर, और प्रोटीन कोर के अंदर होता है P24 प्रोटीन। P24 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर की तरफ अगर हम देखें, उसके अंदर की तरफ यहाँ भी लिखा है कोर के अंदर P24 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन अंदर की तरफ देखें तो आपको मिलता है इनका जेनेटिक मटेरियल, जिसमें इनमें याद रखें इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 ssRNA, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। देखिए ये रहा एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये रहा दूसरा, तो 2 ssRNA होते हैं और 2 ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर से आप डायग्राम में देखिएगा, वापस से मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर में लिपिड का एनवलप है, डबल एनवलप है। लिपिड के एनवलप या के ग्लाइकोलिपिड के एनवलप के चारों तरफ जो है ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, पेडिकल होता है। पेडिकल में GP141 टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स में GP120 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। अंदर की तरफ इंटीग्रेज और प्रोटीएज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन याद रखें इनका प्रोटीन कोड जो होता है, जिसको हम कोर कहते हैं, उसमें P24 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अंदर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इनके पास 2 ssRNA, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, एंड 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऑल्सो एसोसिएटेड विद दीज ssRNAs। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है। तो अब आपको HIV की एक स्ट्रक्चर इन 3 डायग्राम से थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अब हम क्या लिखा है देखते हैं। यही लिखा होगा, द जीनोम ऑफ HIV कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ ssRNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA 2, क्लियर, एंड इज said to be diploid। इसका मतलब कैसा होता है? ये डिप्लॉयड होता है। HIV कंसिस्ट ऑफ ए कोर RNA, कोर RNA दिख रहा है आपको, विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाउ मेनी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए डायग्राम में 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अनदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड में कौन सा प्रोटीन? P24। द प्रोटीन कोड अराउंड द कोर कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड P24. Outside this protein coat is a layer composed of another protein called P70। देखिए इस डायग्राम के अंदर सारी चीज देखने के बाद आपको ये ब्लू कलर की लेयर और दिख रही है, और ये जो ब्लू कलर की लेयर है ये आउटर प्रोटीन कोट है, जिसके अंदर होता है कौन सा प्रोटीन? P17 प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा? P17 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो P17 और P24 होते हैं। P17 आउटर प्रोटीन कोट में होता है, जबकि इनर प्रोटीन कोट में प्रेजेंट होता है कौन सा? P24। Outside this portion, protein coat is a layer composed of another protein called P17. The outermost envelope consists of a phospholipid bilayer. Outermost envelope जो है वो किसका बना हुआ है? phospholipid की bilayer का, studded with glycoprotein spikes in which GP120 and GP41 is present। और मैंने आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स में होता है GP120 और उसके पेडिकल में, ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल में होता है GP41। ठीक है बच्चों, और चलिए देखते हैं और क्या लिखा है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस की, लेकिन एक बार फिर से मैं वापस स्ट्रक्चर बोलता हूँ। आइकोसाहेड्रल शेप है, आउटर है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, पेडिकल्स लगे हुए हैं, आउटर प्रोटीन कोट है, इनर प्रोटीन कोट है, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और 2 ही ssRNA प्रेजेंट होंगे। आउटर प्रोटीन कोट में P17, इनर प्रोटीन कोट में P24, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स में GP120 और पेडिकल में, ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल में GP41 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, और इनका एनवलप बना हुआ होगा फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से। आगे बात करते हैं, अब ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद
एंटर आगे मैं बताऊंगा कि एंटर कैसे करता है, बहुत सिंपल चीज़ है वो, एंड में लेंगे हम। लेकिन एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में जब ये एंटर कर जाता है तो कैसे मैक्रोफेज HIV फैक्ट्री की तरह वर्क करती है, इसका मतलब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। देखिए पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले HIV इज ए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। एनसीईआरटी का डायग्राम भी हमने लिया है, देखिए एक बार डायग्राम को। ये रहा GP120, ये रहा GP41, ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर दिख रही है आपको। ये आउटर प्रोटीन कोड इन विच P17 protein is present. There is an inner protein coat in which core protein P24 is present. There is 2 ssRNA and there is 2 reverse transcriptase also associated with each ssRNA. क्लियर? तो ये तो एक आपके HIV की स्ट्रक्चर है। HIV का साइज भी लिखा है 100 to 140 नैनोमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि HIV हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो किस तरह से एक्शन करता है। पहले एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद आपको इस थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा रेट्रोवायरस, HIV इज ए रेट्रोवायरस, और जब ये रेट्रोवायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, आप सभी जानते हैं वायरस के पास RNA है, एंटर करता है तो वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल्स को क्या कर देता है, इन्फेक्ट करता है। वायरल प्रोटीन कोड जो है अभी आपको दिख रहा है इसके ऊपर, वायरस इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल्स को। नॉर्मल सेल में जैसे ही ये कौन सी सेल है, मैक्रोफाज, क्या है ये, मैक्रोफाज है, और जैसे ही इस मैक्रोफाज को अफेक्ट करेगा, ये कौन सी सेल है बच्चों, मैक्रोफाज। ठीक है, और जैसे ही ये एंटर करेगा बॉडी में, मैक्रोफाज इसे एंगल्फ कर लेगी। जैसे ही एंगल्फ किया जाएगा तो इसका प्रोटीन कोड तो हट जाएगा, लेकिन वायरल RNA अब मैक्रोफाज के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और इस वायरल RNA के साथ जुड़ा हुआ होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और आप सभी जानते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड टैमिनिज्म। क्या बोलते हैं, टैमिन, बाल्टीमोर ने बताया था, इसलिए इसको हम टैमिनिज्म भी कहते हैं, जिसकी हेल्प से RNA को कन्वर्ट कर दिया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जिसमें RNA से क्या बनता है, DNA, क्योंकि हम नॉर्मली जानते हैं DNA से बनता है RNA, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन उसका उल्टा हो जाए, RNA से सेंट्रल डॉग्मा का उल्टा हो जाए तो क्या बोलेंगे, RNA से DNA का फॉर्मेशन इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए जब ये वायरल RNA हमारे मैक्रोफेजेस के साइटोप्लाज्म में आता है तो वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस से इस RNA, ये तो है RNA, इस RNA से क्या बन जाता है, DNA। ये भी वायरल RNA, इससे बना भी क्या, DNA। नाउ दिस DNA, वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम, ये हमारी मैक्रोफेज के जीनोम के साथ जुड़ जाता है। जैसे ये है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये है वायरल DNA, और ये जो वायरल DNA अब आपको दिख रहा है, और ये वायरल DNA जो है वो मैक्रोफेज के किसके साथ जुड़ गया, देखिए जुड़ चुका है यहाँ पर। अगर मैक्रोफेज के जीनोम के साथ, DNA के साथ जब ये जुड़ जाएगा तो अब पूरी की पूरी इस जेनेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेगा ये वायरल DNA, और उस कंट्रोल में करने की वजह से न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल नए वायरल RNA फॉर्मेशन करेगी। कैसे, क्योंकि DNA से आगे RNA बनेगा, लेकिन अब जो RNA बनेगा वो कैसा RNA होगा, वो वायरल RNA होगा। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से जो RNA बनेगा वो वायरल RNA होगा, और आगे प्रोटीन जो बनेगा वो प्रोटीन का कोड देख सकते हैं आप बाहर बनेगा। इसका मतलब जिस HIV को फैगोसाइटोसिस करने के लिए मैक्रोफाजेस ने अपने एंगल्फ किया था, उल्टा उन्होंने HIV का नंबर इंक्रीज कर दिया, और ये नए नए मैक्रोफाजेस HIV मैक्रोफाजेस से बाहर आते हैं और अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि HIV जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो मैक्रोफाजेस जो होती हैं वो उल्टा क्या करने लगती हैं, HIV फैक्ट्री की तरह काम करते हुए इनका नंबर इंक्रीज करने लगती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पूरी बात पढ़ते हैं, अब हमें काफ़ी बातें क्लियर होंगी। देखते हैं पैथोजेनेसिस। HIV is a retrovirus using the enzyme reverse transcriptase. It can synthesize DNA from RNA. This is called reverse transcription. Once HIV produces DNA from its RNA, the DNA is integrated into the host cell DNA. यही समझाया था मैंने अभी आपको। उसके बाद क्या है, देयर इट कैन रिमेन डॉर्मेंट, वहाँ पर ये डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, गिविंग नो साइन ऑफ इट्स प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस का कोई साइन नहीं देता, और इट कैन टेक ओवर द होस्ट सेल्स जेनेटिक मशीनरी टू प्रोड्यूस मोर वायरस। या तो कोई भी साइन प्रोड्यूस नहीं करेगा, दिस डिपेंड्स अपॉन इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि बहुत लंबा होता है HIV के केस में 10 साल तक भी हो सकता है,
और इट कैन, या फिर ये क्या करेगा, होस्ट सेल की जेनेटिक मशीन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगा और नए नए वायरस बनाने लगेगा। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV इज द टी हेल्पर। अभी मैंने बताया था CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी हेल्पर सेल्स को अफेक्ट करेगा। तो मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV इज द हेल्पर टी लिम्फोसाइट दैट बियर द CD4 रिसेप्टर साइट। द अटैचमेंट ऑफ वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, एक बार फिर से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लाइन की। द अटैचमेंट ऑफ वायरस ऑफ CD4 रिसेप्टर साइट इज बाय द हेल्प ऑफ GP120 ऑन द प्रोटीन कोड ऑफ द वायरस। ठीक है, मतलब किसकी हेल्प से, अपने GP120 की हेल्प से HIV जो है वो सेल को रिकॉग्नाइज करता है और CD4 रिसेप्टर बियरिंग सेल्स पे अटैच हो जाता है। इसका मतलब CD4 रिसेप्टर बियरिंग सेल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उससे अटैच होने के लिए जिस ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प ली जाती है वो है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक में मिलने वाला GP120 ग्लाइकोप्रोटीन। HIV एंटर्स बॉडी सेल्स बाय रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, बिल्कुल सही बात है। जैसे GP120 CD4 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेगा तो ये रिसेप्टर से जुड़कर फिर सेल के अंदर एंटर करेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एक और बात करते हैं बच्चों, द रिसेप्टर ऑफ डॉकिंग प्रोटीन दैट परमिट HIV एंट्री इज द CD4 मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस ऑफ T4 सेल, मैंने बता ही दिया अभी। एंड ऑल्दो अदर सेलुलर फैक्टर नॉट येट अंडरस्टूड मस्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूट, लेकिन अभी तक तो हमें ये पता है कि CD4 रिसेप्टर जो है वही मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अटैचमेंट के लिए, लेकिन GP120 से, लेकिन और भी कुछ फैक्टर्स हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की HIV की पैथोजेनेसिस की, और ये हमने पैथोजेनेसिस और देखा। और पढ़ते हैं आगे क्या होगा। विद टाइम द नंबर ऑफ T4 सेल्स मेनली टी हेल्पर सेल्स डिक्लाइन ड्यू टू डेथ ऑफ इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल्स की डेथ होने लगती है और टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम होने लगता है। आपको पता है ये नंबर 200 ml/mm³ से भी कम हो जाता है। द रिजल्ट इज प्रोग्रेसिव कोलैप्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम बहुत वीक होने लगता है। सिंस साइटोकाइंस, अगर हम बात करें साइटोकाइंस जो है, सिंस साइटोकाइंस सिक्रेटेड बाय टी हेल्पर सेल्स नॉर्मली स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मोनोसाइट। इस टाइम में टी हेल्पर सेल, आप सभी जानते हैं कि साइटोकाइन सिक्रेट करते हैं, जिनको हम इंटरल्यूकिन भी कहते हैं, और ये इंटरल्यूकिन जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं एक्टिविटी को मोनोसाइट की, न्यूट्रोफिल की, मैक्रोफेजेस की, एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म और ऑल्सो डिप्रेस्ड। ठीक है, तो द पर्सन बिकम ससेप्टेबल, तो इसका मतलब ये जो सारी चीज़ें उनकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म बहुत डिप्रेस हो जाता है। द पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, invasion of normally harmless microorganism that now proliferate widely because of the defective immune system। बहुत सिंपल बात है बच्चों, इस बात को समझिए। अगर हम बात करें कि इस कंडीशन में होता क्या है, भाई सिंपल सी बात है, जब आपके मैक्रोफाजेस HIV फैक्ट्री की तरफ वर्क कर रही है और ये न्यू वायरस अदर सेल्स को अफेक्ट करता है, जैसे मेनली CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी हेल्पर सेल्स को अफेक्ट करता है, और इन्फेक्टेड T4 सेल की या टी हेल्पर सेल का नंबर कम होने लगता है। इतना कम हो जाता है कि वो 200/mm³ से भी कम हो जाता है, जबकि वो नॉर्मल होता है 1200/mm³। लेकिन जब इतना कम हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो चुकी होती है, और जब पर्सन की इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो चुकी होती है तो उसको होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। नाम से समझ में आता है, नॉर्मल हाई इम्यूनिटी की वजह से ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस, ऐसे फंगस, ऐसे प्रोटोजोअन्स जो आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पा रहे थे या करने के बाद भी डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपकी बॉडी में एंटर करने की, आपके अंदर डिजीज करने की। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसका मतलब एड्स के केस में कोई नई चीज़ नहीं होती, बस आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिस्टिक या किसी पर्सन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी में, किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करके डिजीज करने की। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। पैथोजेनेसिस और देखते हैं बच्चों। अब हम अलग से बात करते हैं अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होते कौन कौन से हैं। बिसाइड्स न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, ठीक है, निमोनिया, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन न्यूमोसिस्टिस कैरिनी क्या करता है, निमोनिया। एड्स विक्टिम हैव परसिस्टेंट डायरिया, बहुत परसिस्टेंट डायरिया रहता है, एंड आर स्पेशली ससेप्टेबल टू टॉक्सोप्लाज्म। टॉक्सोप्लाज्म के लिए ससेप्टेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पर एड्स के केस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया नहीं करते, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी की वजह से निमोनिया होता है। टॉक्सोप्लाज्म की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होने लगता है,
परसिस्टेंट डायरिया रहता है, ठीक है। वाइट पैचेस बन जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पर यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है पूरी बॉडी की उस पर वाइट पैचेस बन जाते हैं यीस्ट के इन्फेक्शन की वजह से। दिस इज कॉल्ड ल्यूकोप्लेकिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लेकिया। साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन होने की वजह से ब्लाइंडनेस होने लगती है, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस होने लगता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन होने लगता है। अमॉन्ग में अदर बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज इन्फेक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस। मतलब अब ये जो आपको जितने भी मैंने नाम बताए ये ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं, फंगस हैं जो आपकी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में डिजीज नहीं करते, लेकिन अगर पर्सन की इम्यूनिटी कम हो जाए, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाए, इस चीज़ का बहुत बड़ा कॉज है HIV की वजह से, तो उस कंडीशन में ये सब आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे न्यूमोसिस्टिस कैरिनी कर सकता है न्यूमोनिया, परसिस्टेंट डायरिया रह सकता है, टॉक्सोप्लाज्म कर सकता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन पे वाइट पैचेस बन सकते हैं, बोलेंगे ल्यूकोप्लेकिया। साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन से ब्लाइंडनेस और डिमेंशिया हो सकता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन हो सकता है। एंड एड्स वायरस इन्फेक्ट मैक्रोफाजेस, ब्रेन cells where HIV infected cells may release toxins that disrupt and kill other brain cells। याद रखना ब्रेन सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है एज वेल एज T4 सेल्स। तो याद रखें ये मैक्रोफेजेस को, कुछ ब्रेन सेल्स को और T4 सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनका नंबर कम करने लगते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन HIV related opportunistic इन्फेक्शन आर न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, निमोनिया एंड कैपोसी सार्कोमा। एंड कैंसर ऑफ कैपोसी सार्कोमा इज कॉल्ड कैंसर ऑफ स्किन। लेकिन एक बात और याद रखें, ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत ही कॉमन है और ट्यूबरक्लोसिस ही है कॉज ऑफ डेथ। मतलब एड्स का पेशेंट जो है वो एड्स से नहीं मरता, उसको होता है 99% केस में ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया भी, ठीक है। और आगे जाके बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में उसको ऑन्कोवायरस की वजह से कैपोसी सार्कोमा होने लगता है, जिसे स्किन कैंसर, ठीक है। तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंड द कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड सिंड्रोम। इसीलिए आपने इस डिजीज का पूरा नाम क्या बोला? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस ग्रुप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड सिंड्रोम। क्लियर होती बात? तो बच्चों हमने क्या क्या बात की है? हमने बात की है कि जब भी एड्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी हेल्पर सेल्स को अफेक्ट करता है। मैक्रोफेजेस HIV फैक्ट्री की तरह वर्क करती है। इसकी हिस्ट्री देखी, HIV वायरस की स्ट्रक्चर की हमने बात की और साथ में हमने बात की कि इसकी पैथोजेनेसिस कैसे है, कैसे ये हमारे मैक्रोफेजेस में एंटर करता है, कैसे मैक्रोफेजेस HIV फैक्ट्री की तरह वर्क करती है, न्यू वायरस प्रोड्यूस करती है और वो वायरस किस तरह से कौन कौन सी सेल्स को अफेक्ट करते हैं, इम्यूनिटी कम होती है और होने लगते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, वो है डायग्नोसिस। किस तरह से हम HIV को डायग्नोज करेंगे? द क्लिनिकल सिम्टम मैंने बताया कि एड्स यूजुअली अपेयर व्हेन द T lymphocyte लेवल फॉल्स बिलो 200 per mm³। T lymphocyte में ही बोलें T4 सेल्स का नंबर 200 per mm³ से कम हो जाता है। द मीडियन टाइम फॉर सर्वाइवल आफ्टर ए डायग्नोसिस ऑफ एड्स इज 2 ईयर। याद रखें डायग्नोसिस होने के बाद सर्वाइव करने के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन आजकल मेडिसिन आ गई हैं जिनको लेकर हम लॉन्ग टाइम भी सर्वाइव कर सकता है पेशेंट। अभी बात करते हैं थोड़ी देर में कौन सी मेडिसिन है। सम पीपल विद एड्स से लाइव फॉर 6 और मोर ईयर्स वाइल अदर सर्वाइव फॉर ए फ्यू मंथ्स ओनली। कुछ 6, 7, 8 साल भी इसकी होने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। Some week after infection with HIV, the host develop antibodies against several protein in the virus। ठीक है, सम वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन विद HIV के इन्फेक्शन होने के बाद द होस्ट जो है मतलब HIV जो है डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेवरल प्रोटीन इन द वायरस। वायरस के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो हमारी बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें द presence of nucleic acid from HIV can still be detected using a method called PCR। PCR polymerase chain reaction जो है amplification of genetic material से related होती है, और याद रखें presence of nucleic acid from HIV can still be detected using a method called PCR को भी यूज़ कर सकते हैं। Once the host is infected by HIV, a detectable antibody response occur in most cases within 6 to 8 weeks। ठीक है, एक बार अगर HIV इन्फेक्टेड हो गया तो करीब 6 से 8 वीक के बाद उसके अंदर हम एंटीबॉडी रेस्पॉन्स देख सकते हैं। HIV एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय ELISA
एलिसा आप सुना होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। कैसा टेस्ट है एचआईवी के लिए? स्क्रीनिंग टेस्ट है, और स्क्रीनिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये पॉजिटिव एलिसा शुड बी कंफर्म्ड यूजिंग अनदर टेस्ट कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज ए कंफर्मेशन टेस्ट। कैसा टेस्ट है? कंफर्मेशन टेस्ट है। तो एक तो होता है इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और एक किया जाता है इसके लिए कंफर्मेशन टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है एलिसा, और याद रखें एलिसा अगर पॉजिटिव आ जाए तो फाइनली एचआईवी को कंफर्म करने के लिए हम जिस कंफर्मेशन टेस्ट को करते हैं वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक बात की एचआईवी के बारे में, और भी एचआईवी के बारे से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। एड्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि किस तरह से एड्स फैलता है। बहुत कॉमन चीज़ें आप सभी को पता होगी। सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकता है, इंजेक्टिंग ड्रग यूज से हो सकता है, हेल्थ केयर में एग्जांपल निडल स्टिक इंजरी से भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा 70 to 80% जो है वो किसके थ्रू होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मदर टू चाइल्ड 5 to 10%, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 3 to 5%, इंजेक्टिंग ड्रग यूज से 5 to 10%, और निडल स्टिक इंजरी से बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन हो सकता है। इवन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी एड्स हो सकता है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से एड्स हो सकता है। इसके अलावा एक और वर्ड यूज़ करते हैं, मदर टू चाइल्ड तो लिखा है ना, लेकिन एक और वर्ड हम लिखते हैं प्लस से, लैक्टेशन से भी हो जा सकता है। तो लैक्टेशन के थ्रू और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है। मैंने वापस बोलता हूँ क्या बोला है। हमने बोला है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकता है, इंजेक्टिंग ड्रग यूज से हो सकता है, निडल स्टिक इंजरी से बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड लैक्टेशन इज अनदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। लेकिन एचआईवी ट्रांसमिशन से रिलेटेड मिथ्स क्या क्या है उनकी बात करते हैं। यू कैन कॉन्ट्रैक्ट एचआईवी जस्ट बाय बीइंग अराउंड एचआईवी पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, गोइंग टू द सिनेमा एंड कमिंग आउट विद एचआईवी। ऐसे बोला जाता है कि सिनेमा में गए और आते वक्त एचआईवी हो गया, या एचआईवी पॉजिटिव के आसपास घूमने से एचआईवी हो गया। सारी बात गलत है। एचआईवी कैन बी क्योर्ड, ये भी गलत है बच्चों, ठीक नहीं हो सकता। अब तक हमें एचआईवी का कोई ट्रीटमेंट पता नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी थ्रू फ्रूट्स से एचआईवी होता है, बिल्कुल गलत बात। एचआईवी ओनली अफेक्ट होमोसेक्सुअल्स, ये भी गलत बात। पहले बात सही थी, मैंने बोला था GRID बोलते थे, गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी, लेकिन आज ये बात सही नहीं है। ठीक है, गर्ल्स गोज टू गेट हेयर सैलून कम बैक विद एचआईवी, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों कि गर्ल्स जो है वो अगर पार्लर में जाती है और आते वक्त उसको एचआईवी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कोलाज कैन गिव यू एचआईवी, बिल्कुल गलत बात है, कुछ एनिमल से नहीं होता। ठीक है, यू आर गोइंग टू डाई इफ़ यू हैव एचआईवी, तुम्हें एचआईवी हो गया तो तुम मरने वाले हो, ये भी बात गलत है बच्चों। बचाया जा सकता है, लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। मॉस्किटो स्प्रेड एचआईवी, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि मच्छर के काटने से एचआईवी हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता, याद रखेंगे। तो ये एचआईवी से रिलेटेड कुछ मिथ्स मैंने बताए आपको। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। एचआईवी की ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसके ट्रीटमेंट में ऑल आर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, जितने भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती चीज़ें वो सभी न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दैट आर सिमिलर टू द नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोसाइड इन द आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए जो होता है उसमें नेचुरली मिलने वाले न्यूक्लियोसाइड जैसे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स को एज ए ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। और ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग करते क्या है, मतलब अगर हम एचआईवी का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आरएनए और डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उसके जैसे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स को यूज़ करते हैं। अगर उसके जैसे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग को यूज़ किया जाएगा तो ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ब्लॉक कर सकते हैं रिट्रोवायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट होने से। मतलब ये एक तरह से हम बात कर रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर वो होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं।
द फर्स्ट एंड स्टिल मोस्ट कॉमनली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, 5 स्टार लगाने का मतलब आपको पता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट एंड स्टिल मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग टू ट्रीट एड्स इज AZT, एजिडोथाइमिडिन, जिसको बोला जाता है रेट्रोविर, और ये एक तरह का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, क्योंकि ये RNA को DNA में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को स्लो कर देता है या ब्लॉक कर देता है। अगर ऐसा प्रोसेस ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, आपके वायरल DNA का फॉर्मेशन नहीं होगा और HIV के बढ़ने की रेट को कम किया जा सकता है। अमंग पेशेंट टेकिंग AZT देयर इज ए स्लोइंग इन द प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम जो आते हैं वो बहुत स्लो आते हैं, बट इस AZT के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, जैसे बोन मैरो डैमेज हो सकता है इसकी वजह से, एनीमिया हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। इवेंचुअली द वायरस डेवलप रेजिस्टेंस टू द ड्रग। HIV के अंदर ड्यूरिंग एवोल्यूशन क्या हुआ है, इसके अंदर इस AZT के अगेंस्ट क्या आ चुकी है, रेजिस्टेंट पावर डेवलप होने लगी है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है आजकल हो गया है MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, वैसे ही AZT जो बहुत मैजिकल ड्रग मानी जाती थी किसके लिए, एड्स के लिए, जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा कॉमन भी थी, वो ड्रग जो है आजकल उसके अगेंस्ट इस HIV में रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो गई है। इसलिए ऐसे पेशेंट जिनमें HIV के लिए, AZT के लिए रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो गई है, उनके लिए कुछ अदर ड्रग्स आई हैं, जैसे अदर ड्रग्स आर DDI डाइडिऑक्सीआइनोसिन, DDC डाइडिऑक्सीसाइटिडिन, D40 स्टेविडिन, आगे देखिए क्या लिखा है, विच में बी यूज्ड इन पेशेंट हु डू नॉट रेस्पॉन्ड टू AZT और हैव बिकम रेजिस्टेंट टू इट। तो जिनमें AZT के लिए रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो चुकी है उनके लिए DDI, DDC और D40 या स्टेविडिन ड्रग भी यूज़ की जाती है। डॉक्टर्स जनरली गिव ज़िडोविडिन एंड नेविरेपिन टू HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन टू एंश्योर दैट बेबीज डू नॉट कैरी द इन्फेक्शन। बोला जाता है कि माँ से बच्चे में HIV को जाने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो क्या ऐसी मेडिसिन है जो रोक सकती हैं, उसके लिए मेडिसिन के नाम है ज़िडोविडिन एंड नेविरेपिन। कौन कौन सी है, ज़िडोविडिन एंड नेविरेपिन प्रेग्नेंट मदर से फीटस के या बेबी के अंदर HIV इन्फेक्शन को फैलने से रोकती हैं। एक बार फिर बोल रहे हैं नाम, ज़िडोविडिन एंड नेविरेपिन। तो ट्रीटमेंट में न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स को यूज़ करते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स जो हैं वो क्या है, AZT रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। AZT के लिए अगर रेजिस्टेंट पावर आ गई है तो DDI, DDC, D40 जैसी ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं, और मदर से फीटस में या बेबी में डिजीज़ को फैलने से रोकने के लिए हम ज़िडोविडिन और नेविरेपिन ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। और बात करते हैं बच्चों प्रिवेंशन, बहुत सिंपल, बिल्कुल लास्ट पे आते हैं। एज एड्स हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Moreover, HIV infection more often spread due to conscious behavior pattern and is not something that happen inadvertently like pneumonia और typhoid। मतलब एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में वैसे ही फैलता है, इसलिए हमें बचकर रहना चाहिए। अपनी लाइफ को हमें वेस्ट नहीं करना है बच्चों, क्योंकि दे ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस, केवल इग्नोरेंस ही इस डिजीज के होने का चांसेस है। इट हैज़ बीन राइटली सेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोर ना करें, हर एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन का जो इसका तरीका है उससे बच कर रहें, ठीक है। अगर इग्नोर करेंगे तो अगर एड्स जो है वो याद रखें क्योरेबल डिजीज़ नहीं है बच्चों। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यूबॉर्न एटसेट्रा में टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, इनसे भी हो सकता है। एड्स के प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले WHO ने स्टार्ट किए प्रोग्राम, और WHO ने NACP, कौन सी, NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किए। बाद में WHO ने ही इसका नाम चेंज करके NACP की जगह NACO कर दिया गया, बोला गया नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका सिंबल बनाया गया रेड रिबन। क्या है बच्चों, रेड रिबन जो है इसका स्लोगन बनाया गया, सिंबल बनाया गया है। तो रेड रिबन पहले थी NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, आजकल है NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और बात करते हैं कौन कौन से गोल्स हैं NACO के। In our country, the National AIDS Control Organization and other non-governmental organizations, NGOs, are doing a lot to educate people about AIDS. WHO has started a number of program. WHO World Health Organization ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन,
मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स सेफ फ्रॉम HIV, ब्लड बैंक में ब्लड जो है वो HIV फ्री होना चाहिए। इंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स, हमेशा यूज़ करना चाहिए डिस्पोजेबल नीडल्स का। प्लास्टिक सिरिंजेस बोल सकते हैं, सिरिंजेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting regular checkup for HIV in susceptible population are some such steps taken। बहुत सिंपल बातें बच्चों, मैंने एक बार पढ़ा उससे समझ में आ गया होगा आपको। इन्फेक्शन विद HIV और HIV AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may spread to many more people। ठीक है, तो याद रखें ये हिडन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों में फैल जाए। तो याद रखें HIV जो है वो एक डिजीज़ से एड्स होता है और एड्स से कंट्रोल के लिए WHO ने NACP बाद में NACO और कुछ NGOs ने इसके प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। बात करते हैं, ये हमारा हो जाता है HIV कंप्लीट। तो चलिए HIV से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। एड्स इज ड्यू टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ T हेल्पर सेल, रिडक्शन इन नंबर ऑफ T किलर सेल, ऑटो इम्यूनिटी या नॉन प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, एड्स इज ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ T हेल्पर सेल, क्योंकि HIV जो है वो CD4 रिसेप्टर बियरिंग T हेल्पर सेल्स को अफेक्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एड्स वायरस हैज सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड डबल स्टैंडर्ड RNA। बहुत सिंपल क्वेश्चन वापस, ssRNA एंड हाउ मेनी ssRNA? 2 ssRNA। एड्स स्प्रेड ड्यू टू होमोसेक्सुअलिटी, बिल्कुल गलत बात है, ये मिथ है। इन्फेक्टेड निडल एंड सिरिंजेस, ये बात सही है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये बात भी सही है। एंड ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑल ऑफ द, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी में अगर होगी तो उसकी वजह से तो हो ही सकता है ना। मतलब अगर हम बात करें कि एनल रूट से भी ये स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एलिसा इज यूज इन द डिटेक्शन ऑफ हे फीवर, टिटेनस, एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। बिल्कुल, एड्स के स्क्रीनिंग टेस्ट में हम एलिसा को यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, यूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एड्स। Viral RNA genome is converted into copy DNA by reverse transcriptase। Incorrect बताना है बच्चों। It is caused by retrovirus HIV। It is an immunodeficiency disease। HIV selectively infect the kills B lymphocyte। नो बच्चों, ये तो CD4 रिसेप्टर रखने वाली T लिम्फोसाइट में भी T हेल्पर सेल्स को अफेक्ट करता है। यहाँ पर B लिम्फोसाइट लिखा है, इसलिए ये बात क्या हो जाती है बच्चों, गलत हो जाती है। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत से इसका राउंड लगा लिया जाए कि हमने क्या क्या। तो सबसे पहले हमने बात की एड्स के किस तरह से CD4 रिसेप्टर से बियरिंग सेल और कौन कौन सी सेल्स को इन्फेक्ट करता है उसकी बात की। मैक्रोफेजेस HIV फैक्ट्री है, इसकी हिस्ट्री की बात की। HIV की स्ट्रक्चर को हमने काफ़ी अच्छे से देखा। आइकोसाहेड्रल शेप आपको बताया गया, 2 SSRNA 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की ओर हमने देखा और इसकी स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में समझा। फिर हमने इसकी पैथोजेनेसिस की बात की कि किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करता है। मैक्रोफेज HIV फैक्ट्री की तरफ वर्क करती हैं, हमारी T हेल्पर सेल्स को का नंबर कम करने लगता है और उसकी वजह से होने लगते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, इसके डायग्नोसिस के लिए हम कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं, और डायग्नोसिस के सभी टेस्ट को पढ़ने के बाद हमने शुरू किया इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमने डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन देखे। HIV ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो मिथ्स हैं उनकी भी हमने बात की। इसके ट्रीटमेंट की बात की जिसमें हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की बात की। AZT रेजिस्टेंट पे कौन सी ड्रग देते हैं उनकी बात की। प्रेग्नेंट मदर से फीटस में या बेबीज़ में HIV इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए जिडोविडिन और नेविरैपिन देते हैं, ये बात की। फिर हमने प्रिवेंशन ऑफ एड्स में बात की, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। NACP NACO इसके रेड कलर के रिबन के सिंबल की बात की, और फिर हमने गोल्स ऑफ NACO की बात की। उसके बाद हमने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। तो आई थिंक हमने आज HIV के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। आपको सभी को HIV अच्छे से समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। तब तक के लिए थैंक यू।